નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8માં કાવ્ય 8માં કહ એક કહાની. આ એક કાવ્ય છે. તેના કવિ છે मैथिली शरण गुप्त. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्यायकों में से एक थी. साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं. इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है. गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिनमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ से उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी. तो इस कहानी में राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चली गई. उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और राहुल उनका पुत्र था. एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया. तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई. एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे. अचानक बाण से घायल एक हंस उसके पास आकर गिरा. सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया. जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया. थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा. उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा. सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया. शिकारी बोला, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है. सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचा है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है. दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया. अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा. यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए. तो राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए. जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है. माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया, तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी. तो इस बात को काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है. माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. तो राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना. यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या. कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी. कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी. चेटी यानी कि दासी कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी कि तुम मेरी नानी भली ना हो पर उसकी बेटी तो हो. इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे ही लेटे सुनाओ. एक राजा था या एक रानी थी. तू है हठी, मानधन मेरे, मानधन यानी कि पुत्र. सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे. जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी. कहते हैं कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है. अच्छा तो सुन. एक दिन बड़ी सुबह तात यानी कि तेरे पिता उपवन यानी कि बगीचे में घूम रहे थे. उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी. वह मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी. हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, ऐसा बोलता है. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे.
हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यानी कि बगीचे में वर्ण वर्ण के फूल यानी कि तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे, तो उन पर ओस की बूंदे चमक रही थी। हल्के झोंके हिलने मिले थे, यानी कि हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। लहराता था पानी, यानी कि उन पर ओस का पानी लहराता था। लहराता था पानी? हाँ, यही कहानी। तो राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर में, यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खगसर से हुई पक्ष की हानि। यानी कि अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि? करुणा भरी कहानी। यानी कि दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, यानी कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, यानी कि उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। इतने में आंखें टक यानी कि शिकारी। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। शिकारी ने तेरे पिता से आहत यानी कि घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, यानी कि परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। तब पक्षियों का खग पक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग रही थी स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यानी कि इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाला, और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस हो गई। विवाद यानी कि बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, तब बात न्यायालय में गई, सुनी सभी ने जानी। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यानी कि यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, तू इस विवाद का निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय, तू निर्भय होकर बता दे, जय हो किसका, कि इसमें विजय किसकी है। सुन लूं तेरी बानी, जरा तेरी बात भी तो सुनो। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध को मारे यानी कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो क्यों अन्य न उसे उबारे, तो दूसरा उसे क्यों न बचाए।
रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। यानी कि न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। अब हम शब्दार्थ देखेंगे कि शब्दार्थ इसमें सुरभि यानी कि सुगंध, झलमल यानी कि चमक, सर तो तीर, पक्ष तो पंख, आखेटक तो शिकारी और आहत तो चोट खाया हुआ। अभ्यास के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा है कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा है कि उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा की हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उसमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना तो होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। चलो आगे प्रश्न दूसरा है कि रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो पहला है कि लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। आगे, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक हैं। पांचवा, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है।